ओके स्टूडेंट्स, चलो आज आगे बढ़ते हैं अपन। देखो आज एक टॉपिक मैं करा रहा हूं जिसको डिटेल में अपन पढ़ेंगे बाकी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। लेकिन जो बहुत मेजर पोर्शन है उसको अपन पढ़ते हैं एक हेडिंग के अंडर जिसको अपन बोलते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। प्यार से इसको पीओसी भी बोल दिया जाता है। इसमें जो सबसे बेसिक होता है दैट इज एलिमेंटल एनालिसिस, उससे हम स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें काफी सारी चीजें पढ़नी होंगी। एलिमेंटल एनालिसिस पढ़ना होगा, फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट पढ़ने होंगे, ठीक है। तो सारे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अपन डिस्कस नहीं करेंगे। जो बहुत ही मेजर टेस्ट हैं, लुकास टेस्ट, टेलिंग्स टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, उनको यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेंगे। बाकी के टेस्ट अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखो एलिमेंटल एनालिसिस, ठीक है। मूल विश्लेषण यहां से देखते हैं अपन। तो देखो यहां पे क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, किन पे हम डील कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग, हमारा फोकस अभी इन पे है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन प्रेजेंट हो। इन्हीं तीन पे हम क्यों फोकस रख रहे हैं, क्योंकि देखो अर्थ में सबसे ज्यादा मिलने वाले यही हैं, या एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मिलने वाले यही एलिमेंट्स हैं, और मेजरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यही प्रेजेंट होते हैं, अमीन, अमाइड, ठीक है, थियोल, फिर हेलाइड्स। तो ये काफी कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए हम इनके लिए डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ क्या प्रॉब्लम है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, इतना तो हम जानते ही हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। क्या है ये, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दे आर वाटर इनसॉल्युबल। इनफैक्ट ये वाटर को रिपेल करते हैं। ये 10th में भी हमने सोप में देखा होगा, ठीक है। तो दे आर नॉट वाटर सॉल्युबल, ऐसा लिख सकते हैं, दे आर नॉट वाटर सॉल्युबल। अब देखो अगर ये पानी में सॉल्युबल ही नहीं है तो इनका सॉल्यूशन बना के इन पे कोई भी टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सॉलिड की रिएक्शंस कितनी देखी हैं तुमने, ठीक है। तो यहां पे इसका सॉल्यूशन बनाना इज नॉट पॉसिबल क्योंकि दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो अब हमको इन पे ऐसी कोई कार्रवाई करनी चाहिए कि ये वाटर सॉल्युबल फॉर्म में आ जाए, ठीक है। और वाटर सॉल्युबल हम जानते हैं कि क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो होते हैं काफी अच्छे इलेक्ट्रोलाइट माने जाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो हमारा मेन पर्पज रहना चाहिए इनको इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में कन्वर्ट करने का। उसके लिए पूरा एक प्रोसेस फॉलो करा जाता है, किस तरीके से कि हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, मैं ओसी से डिनोट कर रहा हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स नाइट्रोजन, सल्फर या फिर हेलोजन, ठीक। क्या करते हैं हम, इसको हम सबसे पहले रिएक्ट कराते हैं सोडियम मेटल के साथ। हाईली रिएक्टिव मेटल है इसलिए सोडियम मेटल ले रहे हैं, एकदम रेड हॉट कंडीशन में, मतलब टेम्परेचर इज वेरी हाई। फिर इसको फिल्टर करा लिया जाता है विद डिस्टिल्ड वाटर, हिंदी में जिसको आसुत जल बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। इसको हम फिल्टर कर लेते हैं तो हमको एक सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं लजाने सॉल्यूशन। ये खाने वाला लजानिया नहीं है, लजाने सॉल्यूशन, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है। तो देखो लजाने सॉल्यूशन जो बनता है उसमें हमने क्या बेसिक चीज मानी है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें या तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, या सल्फर, या हेलोजन, या फिर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों का कॉम्बिनेशन। ये चार जनरली हम केसेस लेते हुए चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें फिक्स है, जैसे अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो जब हम लजाने सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट बनेगा वो हमारे पास बनेगा NaCN। हमारा मेन पर्पस तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट बनाने का ही है ना। तो यहाँ पे अगर सोडियम होता है तो सॉल्ट ये बनेगा, ठीक, सॉरी नाइट्रोजन होता है तो। अगर सल्फर होता है तो सॉल्ट बनेगा Na2S, हेलोजन होता है तो NaCl, NaBr मतलब NaX, और अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होते हैं तो जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी थियोसाइनाइड, ठीक है। तो देखो अब ये जो चारों यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, ये चारों क्या है हमारे पास, दीज ऑल आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट, दे ऑल आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की क्या खासियत है, दे आर वाटर सॉल्युबल,
ठीक है, अब अगर ये वाटर सॉल्यूबल हैं तो इनके ऊपर सॉल्यूशन बना के टेस्ट करना बहुत इजी हो गया। ठीक, इस पर्पज से यहाँ पे हमने ये इतनी कार्रवाई करी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें ये प्रेजेंट था उनसे पहले हमने क्या बनाया, यहाँ पे उनसे पहले हमने बनाया लजानेज सॉल्यूशन। ठीक है, उससे पहले हमने प्रिपेयर करा यहाँ पे लजानेज सॉल्यूशन, और लजानेज सॉल्यूशन प्रिपेयर करने का रीजन ये था कि ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स बना दे जो कि क्या हो, वाटर सॉल्यूबल। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रोड्यूस कर दिए। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं। तो अब जब एक बार हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आ गए तो उसके बाद क्या करना बच जाता है, अब इन पे हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स आएंगे कुछ ऑब्जर्वेशंस और उनसे आएंगे कुछ रिजल्ट्स जिनको इन्फेरेंस बोलते हैं साइंटिफिक टर्म्स में। ठीक है, तो यहां पे हमने करा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हमने क्या करा, देखो सबसे पहले नाइट्रोजन के लिए देखते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं किसके लिए देख रहा हूं, फॉर नाइट्रोजन। अब हमें स्टार्टिंग में नहीं पता ये नाइट्रोजन है। ठीक, तो देखो लजानेज सॉल्यूशन बना, उसको हम रिएक्ट कराएंगे FeSO4 के साथ। किसके साथ रिएक्ट कराया, FeSO4 प्लस हीट प्लस डाइल्यूट H2SO4। ये इतनी चीजें हम पहली बार सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। ठीक है, अगर अब दो ही केसेस है, या तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक, आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में अपन कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं। FeSO4, ठीक है, देखो FeSO4 जो होता है इसमें यहाँ पे Fe कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, 2+। ठीक, और 2+ के लिए इनका कलर क्या होगा, ग्रीन। ठीक है, तो FeSO4 जब फ्रेश होता है, फ्रेश FeSO4 इसके क्रिस्टल्स होते हैं ग्रीन क्रिस्टल्स, दे आर ग्रीन क्रिस्टल्स। ठीक है, लेकिन अगर ये एयर के कांटेक्ट में आ गया, इन ओपन एयर, इट टर्न्स ब्राउन। तो यहां पे काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, एक्सपेरिमेंट करना है तो दिस शुड बी फ्रेश। अगर ये एयर के कांटेक्ट में आ गया होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राउन में। और ब्राउन में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे Fe2SO4 होल थ्राइस में चला गया, जिसमें Fe का ऑक्सीडेशन 3+ हो गया, विच इज ब्राउन। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे एक चीज अपन ये ध्यान रख सकते हैं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं। तो अगर हम लजानेज सॉल्यूशन में ये डालते हैं, एंड आफ्टर डूइंग दिस इफ वी ऑब्जर्व, ठीक है, तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन। इफ वी ऑब्जर्व, जरूरी नहीं है हम ऐसा ऑब्जर्व करें, लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा हो गया, ब्लू या ग्रीन। तो ये कंफर्म कर देगा कि यहां पे क्या प्रेजेंट था, नाइट्रोजन प्रेजेंट था। दिस विल कंफर्म कि क्या प्रेजेंट था, नाइट्रोजन। और ये जो कंफर्मेशन होता है इसको हम बोलते हैं इन्फेरेंस। ठीक है, तो अब कंफर्म हो गया कि जो हमारे पास सॉल्यूशन हमने लिया था लजानेज सॉल्यूशन, उसमें किसका सॉल्ट था, नाइट्रोजन का सॉल्ट था। ठीक है, और हमने ये देख लिया कि अगर नाइट्रोजन का सॉल्ट था तो क्या बना होगा, NaCl, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है तो। ठीक, देखो इसके लिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड तो मैं यहाँ पे तुमको इसकी रिएक्शन बता देता हूँ। देखो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है, NaCN सॉल्ट बना, जो लजानेज सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसकी रिएक्शन कराई हमने FeSO4 के साथ। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है इस तरीके से, FeCN6। ठीक, फिर हमने इसको फर्दर किसके साथ रिएक्ट कराया, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो ये यहाँ पे एक बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। फिर से एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है ये, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसका नाम क्या होता है, इसको हम प्यार से बोलते हैं फेरीफेरोसाइनाइड। ठीक है, फेरीफेरोसाइनाइड, और इसका कलर होता है प्रूशियन ब्लू कलर। ये डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कलर है लिखने की, प्रूशियन ब्लू कलर, जैसे मूवी में आता है बेबी पिंक, दिस पिंक, ये पिंक, वो पिंक, तो ऐसे केमिस्ट्री में भी तुमको तकलीफ होगी कलर्स को लेके। सो दिस इज प्रूशियन ब्लू कलर। ठीक है, और इस कंपाउंड का क्या नाम होता है, फेरीफेरोसाइनाइड। क्लियर है ये?
तो अगर हमारे पास लजाने सॉल्यूशन में ये सारी एक्टिविटी करने के बाद ब्लू और ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलता है तो इट विल कंफर्म किसकी प्रेजेंस, नाइट्रोजन की प्रेजेंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन देखते हैं फॉर सल्फर। ठीक है, सल्फर के लिए क्या देखना होगा, अगर लजाने सॉल्यूशन है, ठीक है, लजाने सॉल्यूशन को रिएक्ट कराने की कोशिश कराते हैं अपन सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड के साथ। देखो इसका फॉर्मूला बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता है अपने लिए कि व्हाट इज सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। ठीक है, तो अपन देखते हैं यहां पे कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी। इसको हम रिएक्ट कराते हैं, कंपाउंड का नाम मैं यहां पे लिखता हूं सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। ठीक है, काफी भारी नाम लग रहा है। इधर से ऑब्जर्व अगर हम करते हैं कि वॉयलेट सॉल्यूशन बन रहा है, कैसा सॉल्यूशन बन रहा है, वॉयलेट सॉल्यूशन, तो इट विल कंफर्म प्रेजेंस ऑफ सल्फर। बिल्कुल भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, इनफैक्ट सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी तो मैं बता देता हूं ये क्या होता है। देखो सोडियम दिख रहा है तो 2Na+, ये सोडियम का पार्ट हो गया अपना, नाइट्रोप्रूसाइड, तो ये किस तरीके से कॉम्प्लेक्स होता है, आयरन का ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और साइनाइड ग्रुप्स लगे होते हैं। ठीक है, ध्यान रहे साइनाइड को ध्यान से बनाना, अगर स्ट्रक्चर बनाने में इंटरेस्टेड हुई तो 5 साइनाइड ग्रुप होते हैं एंड 1 इज दिस ग्रुप। ठीक है, विद 2-, दिस इज सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। लेकिन एज आई सेड ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है, हमको बस ये पता होना चाहिए कि अगर लजाने सॉल्यूशन में सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड डालते हैं और वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन आता है तो दिस कंफर्म्स सल्फर। ठीक है, सल्फर के लिए एक और टेस्ट होता है विच इज मोर प्रेफरेबल। उस टेस्ट में हम क्या कराते हैं, देखो यहां पे वो टेस्ट अपना रहेगा, अगर लजाने सॉल्यूशन को अपन लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराते हैं PbNO3 तो ये यहां पे फॉर्म करता है ब्लैक PBT। ये सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ा भी होगा, PBS ब्लैक कलर का PBT बनता है यहां पे। ठीक है, सो दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। तो ये ज्यादा प्रेफरेबल टेस्ट है, ज्यादा पूछे जाने वाला। ठीक है, प्रेफरेबल तो अपन नहीं बोल सकते लेकिन इसके चांसेस ज्यादा हैं आने की। ठीक, तो ये सल्फर का टेस्ट हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं और अपन अब देखते हैं हेलोजन्स के लिए। ठीक है, थर्ड टेस्ट अपन किसके लिए देखने जा रहे हैं, हेलोजन। फॉर हेलोजन, हेलोजन्स में अपन 3 ही डिस्कस करेंगे, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शंस होती हैं दे आर हाईली एक्सप्लोजिव, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, तो उनको हम लैब में प्रेफर ही नहीं करते हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, वैसे भी फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन इज नॉट प्रेफरेबल, तो हम इन 3 पे फोकस करेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, तो देखो जैसे लजाने सॉल्यूशन है उसको हम रिएक्ट कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो हमको पीपीटी मिलता है सिल्वर हैलाइड का। अब ये पीपीटी अलग अलग हेलोजन के हिसाब से अलग अलग कलर शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं AgCl की फॉर्मेशन हो रही है तो जो कलर हम ऑब्जर्व करेंगे पीपीटी का वो व्हाइट होगा। अगर AgBr तो कलर येलो होगा, अगर AgI तो भी कलर येलो होगा। अब देखो यहां पे एक चीज समझने वाली, कुछ बुक्स में लिखा होता है दिस इज लाइट येलो एंड दिस इज डार्क येलो। अब एक चीज समझो, अगर मैं यहां पे 2 लाइंस बनाता हूं और बोलता हूं दिस इज लाइट दिस इज डार्क, तो इसको हम देख के कंपेयर कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी। लेकिन अगर रैंडमली कोई एक ही कलर दे रखा है, अब मैं इसको बोल दूं दिस इज लाइट रेड, तो क्या वो सेंस बनाता है कोई? लाइट और डार्क तो रिलेटिव टर्म्स है ना, तो उसके लिए या तो दोनों को साथ में देखा जाए, जो कि नॉट पॉसिबल, या तो ब्रोमीन होगा या फिर आयोडीन होगा। तो कलर यहाँ पे एक परफेक्ट टेस्ट नहीं हुआ, इसके लिए तो परफेक्ट है, ये व्हाइट आ रहा है तो ये सिर्फ सिल्वर क्लोराइड में ही मिलेगा। लेकिन ये जो टेस्ट है तो इसको हम एक स्टेप और आगे प्रोसीड कराते हैं, जो भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं वॉट एवर प्रेसिपिटेट फॉर्म्स it is reacted with NH4OH। ठीक है, तो आफ्टर रिएक्शन विद NH4OH हम क्या ऑब्जर्व करते हैं वो भी हम यहां पे लिखते हैं। आफ्टर रिएक्शन विद NH4OH वी ऑब्जर्व कि AgCl जो है इट इज सॉल्यूबल, ये NH4OH के सॉल्यूशन में सॉल्यूबल हो जाएगा।
AgBr भी सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन AgI विल बी इनसॉल्युबल। तो देखो इसके लिए तो मेरे लिए टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं था, ये तो कलर से ही आइडेंटिफाई हो गया। इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था, तो मैं NH4OH के साथ इसका टेस्ट और करा दूंगा, NH4OH के साथ रिएक्ट करा के। अगर सॉल्युबल हो गया तो AgBr था, अगर नहीं हुआ तो AgI था। ठीक है, इस तरीके से अपन ने ये टेस्ट कंप्लीट करा। इसी में अपन नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्या बच गया अपने पास। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हो, तो ऐसे केस में जो सॉल्ट बन रहा था, वो सॉल्ट हमारे पास क्या आ रहा था, थियोसाइनाइड। ठीक है, तो यहां पे देखो लजाने सॉल्यूशन, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं FeCl3 फ्रेश। ठीक, तो यहां पे हम अचीव करते हैं ब्लड रेड सॉल्यूशन। क्या मिलेगा हमको, ब्लड रेड सॉल्यूशन। ये कंफर्म करेगा प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। देखो ये जो टेस्ट है इसको मैजिशियंस यूज कर सकते हैं एक तरीके से। कैसे, देखो यहां पे क्या आ रहा है, आयरन दिख रहा है, और ये जो सॉल्ट है इसमें थियोसाइनाइड दिख रहा है। अब कई बार हमने वो मैजिक देखा होगा एक, कि नाइफ हाथ पे लगाता है मैजिशियन और हाथ से खून निकलने लगता है। तो नाउ यू नो द रीजन। अगर मैं लोहे का चाकू लेता हूं और थियोसाइनाइड मैंने अपने हाथ पे लगा रखा है ऑलरेडी, तो मुझे क्या मिलेगा, वी विल गेट अ ब्लड रेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो केमिकल या केमिस्ट्री यूज करी जा सकती है मैजिक में गुमराह करने के लिए। ठीक है, तो ये अपना एलिमेंटल एनालिसिस हुआ, एकदम बेसिक। इतना तो हमको पता ही होना चाहिए अगर हम इसकी डिटेलिंग में नहीं जाना चाह रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट अपन भरते हैं और अब अपन देखते हैं टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हुए देखते हैं यहां पे टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप। व्हेन वी वर डिस्कसिंग IUPAC एंड आइसोमेरिज्म, तो मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स दे आर ऑल्सो ट्रीटेड एज फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो इनका प्रेजेंस कंपाउंड में पता करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं देखते हो तो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन पता करना भी इंपॉर्टेंट है। इससे हमको पता चलेगा कि रिडक्शन है, पॉसिबल है या नहीं। रिडक्शन से मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो सकती है या नहीं। तो उसके लिए कुछ फेमस टेस्ट हैं। फर्स्ट इज बेयर्स रिएजेंट। सबसे पहला टेस्ट क्या है अपने पास, बेयर्स रिएजेंट। नाउ व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट, इट इज कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। देखो बहुत सारी चीजें हैं इसी में, ठंडा भी होना चाहिए, डाइल्यूट भी होना चाहिए और बेसिक भी होना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हो भावना है। अब यहां पे देखो ये जो सॉल्यूशन होता है इसका कलर होता है लाइट पिंक। इट इज अ लाइट पिंक सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब इनिशियली इसका कुछ कलर है। अब जैसे अगर कोई डबल बॉन्डेड कंपाउंड है मेरे पास, उसका टेस्ट मैं करता हूं बेयर्स रिएजेंट के साथ, तो यहां पे व्हाट वी विल ऑब्जर्व कि पिंक कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। अब हो गया ये टेस्ट। अगर पिंक कलर डिसअपियर हो गया, इसका मतलब कि वहां पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, सिमिलर टेस्ट फॉर ट्रिपल बॉन्ड, बेयर्स रिएजेंट के साथ कराओगे, पिंक कलर डिसअपियर। तो अगर कलर डिसअपियर हो गया मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं हुआ तो मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अब देखो इसमें एक केस अपन को थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ता है, उसको अपन डिस्कस करते हैं क्यों अलग से पढ़ना पड़ता है। केस ऑफ टर्मिनल एल्काइन, इसको हम हमेशा अलग से डील करते हैं। जब हम ऑर्गेनिक की रिएक्शंस देखेंगे तब भी हम इनको अलग से डील करेंगे। केस ऑफ टर्मिनल एल्काइन मतलब 1 आयन, आखिरी में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हूं, कुछ ऐसा केस RC ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ये काफी एसिडिक होता है। रीजन, अगर मैं इसका यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं तो RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और H प्लस बनेगा। अब देखो ड्यू टू दिस वाज sp कार्बन, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा थी, उसके कारण इस पे नेगेटिव स्टेबल है, मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस जो है दैट इज स्टेबल। और क्योंकि कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो ये जो एसिड था, मतलब ये जो कंपाउंड था, ये एसिडिक नेचर शो करेगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस स्टेबल आ रहा है, वो हमने यहाँ पे देख लिया। इस वजह से इनको हम अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेचर कैसा दिख रहा है हमको, नेचर इज एसिडिक। जो हाइड्रोजन है उसका नेचर कैसा पता चल रहा है, एसिडिक। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे रिएक्शन की बजाय H रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। एसिड बेस रिएक्शन आर दी फास्टेस्ट रिएक्शन।
कोई भी रिएक्शन को अगर हम डील करते हैं तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है? एसिड बेस। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, फास्टेस्ट रिएक्शंस आर एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, नोट बना के इसको मार्क कर लो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ऑर्गेनिक में भी काम आएगी जब रेट ऑफ रिएक्शंस की बात होगी, या और कुछ नहीं तो हमको रेट ऑफ रिएक्शन ही निकालना हो, आरडीएस निकालना हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर ऐसा बीच में कोई स्टेप आ गया जो कि एसिड बेस रिएक्शन कर रहा है तो वो कभी भी आरडीएस नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा फास्ट होगा। ठीक है, तो ये अपना केस ऑफ टर्मिनल एल्काइन अलग से क्यों पढ़ना, ये समझ में आया। तो इसमें भी कुछ काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट आते हैं, उनको देखते हैं अपन। टॉलेंस रिएजेंट, जैसे सबसे पहला टेस्ट अपन यहां पे अगर देखें तो मैं एक एल्काइन लेता हूं RC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका रिएक्शन अगर कराया जाए किसके साथ? टॉलेंस रिएजेंट। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? टॉलेंस रिएजेंट। नाउ व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट? देखो इसको मैं डिटेल में आगे समझाता हूं हाउ दिस वर्क्स। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, अभी लिख लो, मैं इसकी डिटेलिंग बताऊंगा कैसे वर्क करता है। ठीक है, अमोनियकल इज NH4OH। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको अमोनियकल बोलते हैं, प्लस सिल्वर नाइट्रेट। इससे जब रिएक्ट कराएंगे तो यहां पे हमको प्रेसिपिटेट मिलता है इस तरीके से, क्योंकि एसिडिक नेचर था, H+ निकल गया। ठीक है, और यहां पे Ag+ के साथ इसने एक व्हाइट PPT बना लिया। अब देखो पहला क्वेश्चन यहां पे बनता है, इतना कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन लेने की क्या जरूरत थी जब फाइनली रिएक्ट करने से क्या आ रहा है? Ag+। तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि इस पूरी रिएक्शन में रिएक्टिंग स्पीशीज Ag+, मतलब ये जो सॉल्यूशन है इससे अल्टीमेटली रिएक्ट करने से Ag+ आ रहा है। तो मुझे ये बेसिक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन क्यों बनाना पड़ा, इस क्वेश्चन को यहां पे अपन मार्क करके रखते हैं, इसको अपन आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों। ठीक है, सिमिलर टेस्ट, सिमिलर बेसिस पे एक टेस्ट और होता है। मान लो टर्मिनल एल्काइन है, थोड़ा सा बस रिएजेंट में हम चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट की जगह क्यूप्रस क्लोराइड ले लेंगे। अमोनियकल तो सेम है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट की जगह हमने क्या लिया? क्यूप्रस क्लोराइड, मतलब NH4OH एज इट इज। AgNO3 को हमने रिप्लेस कर दिया Cu2Cl2 से। तो इस केस में भी हमको एक PPT मिलेगा इस तरीके से, लेकिन इस PPT का कलर क्या होगा? रेड। दिस इज अ रेड PPT। तो बेसिकली ये दोनों टेस्ट किसके लिए हुए? टर्मिनल एल्काइन के लिए। टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट अलग से क्यों करना पड़ा? क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन है उसका नेचर एसिडिक है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन प्रेफर करेगा रादर देन रिएक्शन ऑन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। क्यों एसिड बेस प्रेफर करेगा? एसिड बेस रिएक्शंस फास्टेस्ट रिएक्शंस होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो इसमें आगे बढ़ते हैं अपन और नेक्स्ट देखते हैं अपन टेस्ट फॉर एल्कोहल। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट अपन देखेंगे टेस्ट फॉर एल्कोहल। सबसे पहले तो यही टेस्ट करा जाए कि एल्कोहल ग्रुप है। देखो अब यहां पे थोड़े से केसेस देखते हैं। सबसे पहले तो कैन टेस्ट कराते हैं। कैन इज सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इससे रिएक्ट कराने पे अगर हमको रेड सॉल्यूशन मिलता है तो दिस कंफर्म्स कि हमारे पास क्या था? एल्कोहल ग्रुप था। ये कंफर्म करेगा कि हमारे पास एल्कोहल ग्रुप था। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, एल्कोहल 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। उन तीनों के लिए इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर ये वर्क करता है एल्कोहल, ये अपन जानते हैं। अब यहां पे पहले ये कंफर्म करना जरूरी है कि एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट भी है या नहीं। बस उसी के लिए यहां पे हमने इसका कौन सा टेस्ट कराया? पहले कैन टेस्ट कराया। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो कैन टेस्ट करा के हम सबसे पहले ये कंफर्म कर रहे हैं कि हमारे पास एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। अब उसके बाद फिर हम डिटेलिंग में जाएंगे तो यहां पे देखेंगे कि किस तरीके से यहां पे 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री को अलग से आइडेंटिफाई करा जाता है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये सेरिक नाइट्रेट जानने की जरूरत नहीं है। देखो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, बीच में तुम्हारे पास सेरिक है
ठीक है, और ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ, तो 6 ग्रुप लगे होंगे और 6 के 6 ग्रुप से सिमिलर होते हैं यहाँ पे। तो तुम इसको इस तरीके से या तो स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख लो या फिर O-NO2 ये ग्रुप लगे होते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। दिस इज 4+, ठीक है। और अमोनियम है तो अमोनियम बाहर आके बैलेंस करता है NH4+ की तरह, ठीक है। ऑब्वियसली इसको पहले लिख लेना। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमसे कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। बस एक आइडिया के लिए कि बीच में सेरिक होता है, कॉम्प्लेक्स है एक 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ, ठीक है। बीच में क्या है हमारे पास, क्या बोल रहे हैं हम, यहाँ पे हमारे पास मेटल है और ये कौन से ग्रुप से ज्वाइन होता है, O-NO2, और इस तरीके से ये 6 ग्रुप से कंबाइन होता है बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। बाहर अमोनियम दिख रहा है तो NH4+ बाहर प्रेजेंट होता है इसको बैलेंस करने के लिए। ये 4+ होता है, यहां से हर -6- आएगा तो 2- तो 2 NH4+ ये बाहर प्रेजेंट होंगे। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बार बार बोल रहा हूं मैं, आगे बढ़ते हैं इसको। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एक बार अल्कोहल पता चल गया तो अब हमारे पास क्या काम बचता है, अब हमारे पास काम बचता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट काम है हमारा। तो देखो ये टेस्ट काफी फेमस टेस्ट है, इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज लुकास टेस्ट विद लुकास रिएजेंट। कौन सा टेस्ट है ये, दिस इज लुकास टेस्ट। तो लुकास टेस्ट, इसमें प्रेजेंट होता है लुकास रिएजेंट। नाउ व्हाट इज लुकास रिएजेंट, दिस इज एनहाइड्रस, ठीक है, मतलब निर्जल पानी नहीं है, ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। पानी का उपयोग बिल्कुल नहीं करा है वरना पैक बन जाएगा, लोग पी जाते हैं, खैर ये मजाक की बात है, ठीक है। एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है। पहले मैं 3 डिग्री के लिए एक्सप्लेन करता हूं, CH3C CH3 CH3OH, ठीक है। 3 डिग्री कार्बन से लगा हुआ है तो दिस इज अ 3 डिग्री अल्कोहल। इसका अगर हम लुकास रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3C CH3 CH3Cl, ठीक। 2 डिग्री के लिए भी यही रिएक्शन होगी, रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, CH3CH CH3OH। इसका हम लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे भी OH ग्रुप हटके हेलाइट फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। और सिमिलरली प्राइमरी के लिए, प्राइमरी अगर हम लेते हैं कोई सा CH3CH2OH, लुकास रिएजेंट के साथ कराया, यहां पे भी वही होगा CH3CH2Cl। अब अगर अपन एक चीज समझें तो देखो यहां पे इधर रिएक्शन इजी है, CH3 आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण OH का बाहर निकलना अच्छा है। देखो OH जो है वो अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता है, ठीक है, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और डिटेलिंग में पढ़ेंगे, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ रखा है तो वो जानते हैं कि OH को अच्छा ग्रुप बनाने के लिए इसको हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करा के H2+ फॉर्म में बनाना पड़ता है। तो दिस इज नॉट अ बेटर लीविंग ग्रुप, तो इसके लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तब रिपल्शन के कारण ये निकल पा रहा है। तो अगर मैं इन तीनों में कंपेयर करता हूं तो दिस विल बी द फास्टेस्ट रिएक्शन, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, ठीक है। अगर मैं रिएक्शन को कंपेयर करता हूं तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर होना चाहिए। अब ये जो तीनों यहाँ पे कंपाउंड्स बने हैं, ये बोथ दे ऑल आर टर्बिड सॉल्यूशंस। क्या है ये, टर्बिड, व्हाइट झाग से निकलेंगे, ठीक है, क्लाउड टाइप का फॉर्मेशन हो जाएगा, व्हाइट क्लाउड टाइप का फॉर्मेशन। अब रेट ऑफ रिएक्शन पे पूरा खेल डिपेंड कर रहा है, ये रिएक्शन फास्ट है तो यहाँ पे जो टर्बिडिटी मिलती है हमको ये इंस्टेंटेनियसली मिल जाती है। यहाँ पे हमको वेट करना पड़ेगा अराउंड 5 to 10 मिनट्स और यहाँ पे हमको वेट करना पड़ेगा मोर देन 25 मिनट्स, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का खेल है ये। तो अब हमको पता चल जाएगा, जैसे मैंने लुकास रिएजेंट डाला, अगर टर्बिडिटी इंस्टेंटेनियसली आ गई मतलब अल्कोहल वाज 3 डिग्री, थोड़ा टाइम लगा 2 डिग्री, और ज्यादा टाइम लगा 1 डिग्री, ठीक। एक ऐसे ही तुम्हारा दिमाग चेक करने के लिए बस, अगर मैं ये पहले चेक कर चुका हूं अल्कोहल ग्रुप है तो 1 डिग्री आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे मैक्सिमम कितनी देर वेट करना पड़ेगा, 3 डिग्री मत बोल, 30 मिनट्स मत बोलना, क्योंकि देखो 3 डिग्री हाथों हाथ आ जाएगा, 2 डिग्री 5 से 10 मिनट में।
अगर 10 से 15 मिनट में टर्बिडिटी नहीं आई और ये पता चल चुका है कि अल्कोहल ग्रुप है, तो फिर कोई डाउट ही नहीं है ना 1 डिग्री होगा। खैर ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछेगा नहीं, ये बस तुमको माइंड एक्सरसाइज कराने के लिए मैंने पूछ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें, और आगे बढ़ते हुए देखते हैं टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप्स, टेस्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स। तो नेक्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। जब कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं तो दो चीज चमकनी चाहिए, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, C डबल बॉन्ड O कंटेनिंग ग्रुप्स। और ऐसे कौन होते हैं, एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है। ठीक है, काफी फेमस रिएक्शन, तो इसको अपन देखते हैं यहाँ पे। इससे पहले बस ये क्लियर कर लो कि इससे समझ गए हो ना। देखो एक बारी मैं यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस, केमिकली क्या डिफरेंस है। जब हम कार्बोनिल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एल्डिहाइड की और कीटोन की। व्हाट आर एल्डिहाइडिक ग्रुप्स, H। कीटोन की अगर हम बात करें तो कीटोन में दोनों तरफ R है। इसका मतलब कि ये जो ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है ये एल्डिहाइड में प्रेजेंट है बट कीटोन में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है ओनली ड्यू टू दिस हाइड्रोजन। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसको काफी अलग कर देता है, और बस यही चीज हमको यहां पे पढ़नी है। ठीक है, तो इस टेस्ट को अपन आगे बढ़ाते हैं। देखो इसके लिए सबसे फेमस टेस्ट कराया जाता है जिसको कि हम यहां 2,4-DNP टेस्ट भी बोलते हैं। हाँ, व्हाट इज 2,4-DNP टेस्ट, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है उसकी रिएक्शन कराई जाती है 2,4-DNP से। नाउ व्हाट इज 2,4-DNP, उसको यहां पे देखो, दिस इज 2,4-DNP, बेंजीन रिंग लगी हुई है, NO2 NO2। ठीक है, तो देखो 2,4, अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4, 2,4 डायनाइट्रो, दो नाइट्रो ग्रुप दिख रहे हैं फिनाइल पे, और ये जो मॉलिक्यूल है ये हाइड्राजीन कहलाता है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ 2,4-DNP, 2,4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, ये होता है हमारे पास 2,4-DNP। इसके साथ रिएक्शन कराने पे देखो ये काफी अजीब टाइप से लगेगा, ऐसे क्यों लिखा है मैंने, उसके पीछे रीजन है ताकि तुम यहाँ पे देख पाओ वाटर रिमूव होता है। जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है इस तरीके से वाटर रिमूव होता है। ठीक है, देख पा रहे हो वाटर बनते हुए, यहां से हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन। अगर ये रिमूव करा दिया उसके बाद प्रोडक्ट क्या बन रहा है, C डबल बॉन्ड O NH, सॉरी इसको यहाँ पे NH नहीं बनाना चाहिए अपन को, ये फिनाइल से अटैच होगा, ये नाइट्रोजन फिनाइल से लगेगा, H यहां बना देते हैं। ठीक है, फिनाइल रिंग की कनेक्टिविटी नाइट्रोजन से रहती है, हाइड्रोजन से कैसे कनेक्ट कर पाएगा फिनाइल। ये हो गया हमारा फिनाइल, NO2 इंटैक्ट, इस पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं है, ये प्रोडक्ट आ जाता है। एंड दिस इज अ येलो ऑरेंज PPT। कैसा PPT होता है, ये एक येलो ऑरेंज कलर का PPT होता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास सिर्फ क्या कंफर्म हुआ है कि कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर कीटोन भी हो सकता है। तो अब हम जानते हैं कि एल्डिहाइड जो होते हैं दे कैन ऑक्सीडाइज, मैंने अभी यहां पे एक्सप्लेन करा। देखो अभी यहां पे हमने देखा ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन और नो ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन, तो दे कैन ऑक्सीडाइज, लेकिन कीटोन के साथ क्या परेशानी है, कैन नॉट ऑक्सीडाइज, या ऐसे बोल लेते हैं ऑक्सीडाइज। तो देखो ये भी कभी ना कभी किसी एक्सट्रीम कंडीशन में कर जाएगा, ये बोलना ज्यादा बेटर रहेगा नो ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन, नो ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब हमको ऐसा कोई टेस्ट कंडक्ट कराना है जहां पे ऑक्सीडेशन करा के हम चेक कर सकें एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। ठीक, तो देखो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, टॉलेंस टेस्ट, मिरर टेस्ट। ठीक, उसको एक बार मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो देखो इस तरीके से तुम देख सकते हो। लेट्स से पहले हमने लिया एल्डिहाइड। ठीक है, मेरे पास एक एल्डिहाइड है R1C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है। ठीक है, इसको किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराया तो ये ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट हो जाएगा RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ड्यू टू दिस ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन।
वहीं पे अगर हमने कोई कीटोन लिया और इसको मैं किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराता हूं, तो यहां पे वी विल ऑब्जर्व देयर इज नो रिएक्शन, क्योंकि यहां पे कोई ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है. तो इट कैन ऑक्सीडाइज बट नॉट अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉट इन नॉर्मल कंडीशन. बाय नॉर्मल कंडीशन आई मीन कि टेम्परेचर और प्रेशर या कुछ भी चेंजेस इसके लिए बहुत एक्सट्रीम करने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि इसके पास कोई ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड देखते हैं. एल्डिहाइड के टेस्ट देखना काफी है. एक बार अगर मैंने ये पता कर लिया, देखो यहाँ पे हायरार्की समझो, अगर मैंने ये पता कर लिया कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, अब हम जानते हैं वो कार्बोनिल ग्रुप क्या हो सकता है, या तो एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है. अगर मैं ये वेरीफाई कर लूं कि वो एल्डिहाइड है या नहीं है, अगर एल्डिहाइड नहीं है तो कीटोन होगा. ठीक है, तो मुझे सिर्फ किसके टेस्ट पढ़ने की जरूरत है, एल्डिहाइड के टेस्ट. और हम इसी के टेस्ट पढ़ेंगे क्योंकि इसके लिए तो हमने देखा ना नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन ही नहीं होती है. बात समझ रहे हो मेरी? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इज, एंड दिस इज इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड. इसमें अपन सबसे पहले इंपॉर्टेंट टेस्ट पढ़ते हैं, दैट इज टॉलेंस टेस्ट. क्या पढ़ते हैं, टॉलेंस टेस्ट. काफी इंपॉर्टेंट चीज. अब देखो टॉलेंस रिएजेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट. व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट, अभी अभी पढ़कर आया, मैंने बोला था इसको अपन बाद में और डिस्कस करेंगे. तो टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनियकल, सॉरी स्पेलिंग बहुत अजीब सी लिखी है मैंने. देखो व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट, दिस इज अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट. अमोनियकल इज NH4OH, सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3. एक चीज, क्योंकि अब हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर 2 मोल्स. NH4OH के यहाँ पे 2 मोल्स होता है. ठीक है, अब देखो ये रिएक्ट करता है यहाँ पे, और यहाँ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है इस तरीके से, NH3 होल ट्वाइस AgOH. ठीक है, डायमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में जब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब देखेंगे, डायमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड. ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुई. इससे फिर फर्दर हमको मिलता है Ag2O, और फाइनली Ag2O से मिलता है सिर्फ Ag+, विच इज अल्टीमेटली द रिएक्टिंग स्पीशीज. तो देखो जैसे कि मैं पहले बात कर रहा था, हमने इतना कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन फिर क्यों बनाया अगर फाइनली सिर्फ Ag+ को ही रिएक्ट करने के लिए आना है. तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दिमाग में आना चाहिए. थोड़ा सा सब्र रखो तो इसको अपन डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्टिंग स्पीशी आई, ये यहां पे हमको क्लियर हो गया, दिस इज आर रिएक्टिंग स्पीशी. ठीक, थोड़ा हाईलाइट भी कर लेते हैं हम इसको, ये हमारा रिएक्टिंग स्पीशी है. अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है यहां पे. ठीक है, तो देखो रिएक्शन किस तरीके से होती है. दिस इज एल्डिहाइड RCHO. अब हमको पता है अगर मैं टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराऊंगा तो रिएक्ट करने से क्या आएगा, Ag+. ठीक है, अब ये Ag+ इसको यहाँ पे RCO- में ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस होके PBT बना देगा, किस कलर का, ब्लैक कलर का. ठीक है, और फिर इस सॉल्यूशन को हम थोड़ा सा गर्म करते हैं ऑन वाटर बाथ. देखो जनरली केमिस्ट्री में वाटर बाथ यूज करने का पर्पज ये होता है कि डायरेक्टली केमिकल को बर्न ना करें, क्या पता आग पकड़ ले गर्मी से, फ्लेमेबल हो. ठीक है, और यहां पे वी विल ऑब्जर्व कि इस तरीके से सिल्वर जो है वो नीचे यहां पे इकट्ठा हो जाता है, PBT है इधर इकट्ठा हो गया. अब इसको अगर यहां से हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व कि एक मिरर है और उसके पीछे सिल्वर कोटिंग हुई है. इसी वजह से इसको हम और क्या बोलते हैं, दिस इज, यहां पे देखो पहले सिल्वर का मिरर बन गया, Ag मिरर इज फॉर्म्ड. देयरफॉर इसका विश्व प्रसिद्ध नाम, देयरफॉर सबसे फेमस नाम जो इसको दिया जाता है, दैट इज सिल्वर मिरर टेस्ट.
तो टॉलेंस रिएजेंट को या एल्डिहाइड के टेस्ट को और क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। क्यों? क्योंकि यहां पे हम ऑब्जर्व करने पे देख पा रहे हैं कि एक सिल्वर मिरर टाइप का ये अपीयर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सिमिलरली एक यहां पे और टेस्ट भी हम कराते हैं, फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट, तो जैसे टॉलेंस टेस्ट में रिएजेंट था, इधर भी रिएजेंट होता है, बिल्कुल होगा। इधर रिएजेंट थोड़ा सा यूनिक टाइप से है। बेसिकली दो सॉल्यूशंस का कॉम्पोजिशन कॉम्बिनेशन होता है, फेलिंग ए, ये पहला सॉल्यूशन, एंड फेलिंग बी, सेकेंड सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो फेलिंग ए में क्या होता है, दिस इज एक्वस कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं इसको अपन, तो हमको इसका कलर पता है, दिस इज ब्लू सॉल्यूशन। और फेलिंग बी होता है हमारे पास एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, इसको रोशेल सॉल्ट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, रोशेल सॉल्ट। देखने की क्यूरियोसिटी बढ़ रही होगी, तो देखो ये कुछ ऐसा दिखता है, CO Na+। अगर मैं यहां पे OH लगा देता तो ये टार्टरिक एसिड हो जाता, उसी का बस सोडियम पोटेशियम सॉल्ट बना रहे हैं। तो देखो यहां H होता और यहां, सॉरी ये K+ कर लो, दिस इज K+। अगर यहां H होता और यहां पे H होता तो ये क्या कहलाता अपने पास, ये हो जाता टार्टरिक एसिड। अब ये क्या है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, और इसी को क्या बोलते हैं हम, दिस इज नोन एज रोशेल सॉल्ट। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। ठीक, और ये जो दोनों सॉल्यूशन है, देखो ये जो इतने बड़े सॉल्यूशन दो बने हैं यहाँ पे, फिर से अब यहाँ पे तुमको और गुस्सा आएगा कि क्या है ये केमिस्ट्री। ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन दिख रहा है और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन दिख रहा है, इन दोनों को मिक्स करके फेलिंग का रिएजेंट बनता है, और यहां से फाइनली रिएक्ट करने के लिए जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है कॉपर 2+, इस फॉर्म में आता है, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में। दिस इज द रिएक्टिंग स्पीशीज। तो फिर से वही बात उठेगी कि अगर सिर्फ CO2+ से ही रिएक्ट कराना था तो इतना एक कॉम्प्लिकेटेड सॉल्ट हम क्यों बना रहे हैं, तो वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ी सी देर रुक जाओ बस। तो देखो रिएक्शन भी देख लेते हैं, यहाँ पे रिएक्शन कैसे हो रही है। एल्डिहाइड है RCHO, उसको हमने फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराया, A और B फेलिंग सॉल्यूशन, विच इज, यहां से रिएक्टिंग स्पीशी क्या आएगी, या तो ये लिख लो या फिर सिर्फ ये लिख लो, एक ही बात। ये रिएक्ट करने के बाद वही सेम चीज इसको कर देगा ऑक्सीडाइज और खुद हो जाएगा रिड्यूस, आइदर Cu2O लिखो या फिर Cu+। ठीक है, ये एक PPT होता है, किस कलर का, रेड PPT। दिस अगेन फॉर्म्स व्हाट, रेड PPT। ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर तुम ये जानना चाहो कि A और B के कॉम्बिनेशन पे क्या होता है, तो जब A और B को हम मिक्स करते हैं तो इस तरीके से काफी कॉम्प्लेक्स एंटिटी बनती है। ऑब्वियसली हमारे काम की नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर कहीं पे तुमको दिखता है तो उसको देख के घबराना नहीं। देखो यहां से इस तरीके से जब हम फेलिंग सॉल्यूशन A और B को मिक्स कर रहे हैं तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है यहां पर। तो क्लियरली वी कैन ऑब्जर्व कि ये रोशेल सॉल्ट का पोर्शन आ रहा है। ठीक है, ये जो मुझे दिख रहा है ये रोशेल सॉल्ट का पोर्शन है, ये भी रोशेल सॉल्ट का पोर्शन है, और ये जो बीच में कॉपर आ रहा है ये कहां से आ रहा है, फेलिंग सॉल्यूशन A से, जो ब्लू विट्रियोल हमने लिया था। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन बन जाता है, और अल्टीमेटली इस पूरे कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन से रिएक्ट करने के लिए क्या आया, सिर्फ CuO कॉपर 2+। ठीक है, काफी अजीब सी चीज। तो अब अपन इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ये सवाल उठकर आएगा ना कि अगर कॉपर 2+ ही बनना चाहिए था, कॉपर 2+ ही बनना चाहिए था, तो देखो क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूं, पक्का ये डाउट आ रहा होगा कि why we cannot use simple copper salt,
सिंपल कॉपर 2+ का सॉल्ट क्यों नहीं यूज कर लेते, क्योंकि वो भी जब डिजोल्व होगा तो वहां से कॉपर 2+ मिल जाएगा। लेकिन नहीं, देखो हमको क्या चाहिए, हमको ये जो कॉपर 2+ है, ठीक है, ये हमको चाहिए दो कंडीशंस में। पहला, ये एल्कलाइन मीडियम में होना चाहिए। अभी हम उसकी भी बात करते हैं कि क्यों। पहली बात, ये एल्कलाइन मीडियम में होना चाहिए। सेकंड, ये डिसॉल्व फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि ये डिसॉल्व फॉर्म में होना चाहिए, जो कि सिर्फ कब पॉसिबल हो पाएगा, जब हम कॉपर 2+ को रोशेल सॉल्ट के साथ कॉम्प्लेक्स करेंगे। व्हेन कॉपर 2+ इज कॉम्प्लेक्स विद रोशेल सॉल्ट। ये सेम चीज टॉलेंस के लिए भी वैलिड होगी, ठीक है, फेलिंग के लिए भी। तो जब हम इसको रोशेल सॉल्ट के साथ कॉम्प्लेक्स करेंगे तभी ये पॉसिबल है। अब यहां पे देखो, अगर हमने सिंपल सॉल्ट लिया होता, ठीक है, लेट से मैंने कॉपर का कोई भी एक सिंपल सॉल्ट लिया होता तो यहां से कॉपर 2+ मिल तो जाता। लेकिन हमको क्या चाहिए, मीडियम एल्कलाइन चाहिए। मीडियम एल्कलाइन क्यों चाहिए, एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करने के लिए, ठीक है, मीडियम शुड बी एल्कलाइन। हम ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन बोल रहे हैं, तो देखो यहां पे मीडियम हमको एल्कलाइन चाहिए, सॉरी। तो क्या होगा, कॉपर 2+ अगर मैंने सिंपल सॉल्ट से लिया तो एल्कलाइन मीडियम में आते ही कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना के बाहर निकाल देगा, ठीक है, व्हाइट कलर का पीपीटी। और ये तो हमको नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉपर 2+ डिसॉल्व फॉर्म में भी। तो अगर मैं सॉल्ट लेता हूं तो सॉल्ट से मिला कॉपर 2+, कॉपर 2+ किसी भी एल्कलाइन सॉल्यूशन जिसमें OH- प्रेजेंट हो उससे रिएक्ट करके ये बना देगा और पीपीटी बन जाएगा। पीपीटी से हमारा काम नहीं बनेगा, मुझे डिसॉल्व फॉर्म में चाहिए। इसीलिए जनरली हम क्या करते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस बनाते हैं ताकि ये डिसॉल्व फॉर्म में रहे। जैसे यहाँ पे हम Cu2+ की बात कर रहे हैं, ये डिसॉल्व फॉर्म में रहे। इससे पहले हमने क्या बात करी थी, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, Ag+। देखो इधर Ag+ चाहिए था, इधर भी हमारी रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग में क्या है कि ये डिसॉल्व फॉर्म में रहे। तो उन सब के लिए हमने क्या बनाया, इनका एक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। अब देखो इसी से मिलता जुलता एक और छोटा सा पढ़ लेते हैं। अब इतना पढ़ लिया तो उसको भी अपन नहीं छोड़ते हैं। सेम इससे मिलता जुलता एक टेस्ट और होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, बेनेडिक्ट्स टेस्ट। क्या है अपने पास, बेनेडिक्ट्स टेस्ट। एकदम सेम फेलिंग जैसी ही चीज है। यहां पे भी जो रिएजेंट है वो दो फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन A, सॉल्यूशन B। इनफैक्ट सॉल्यूशन A इज सेम, यहां पे भी एक्वस कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 विच इज अ ब्लू सॉल्यूशन। फेलिंग में अभी हमने पढ़ा ही है। लेकिन जो B होता है बस उसमें थोड़ा सा ही चेंज करा है। ये अभी भी सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ही है, लेकिन टार्ट्रिक एसिड के नहीं, सिट्रिक एसिड के। प्लस एल्कलाइन तो था तो NaOH अलग से लिख देता हूं, यहां मैंने एल्कलाइन नहीं लिखा था तो NaOH लिख दिया, ठीक है। इसको मैं इतना डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि अल्टीमेटली जब इन दोनों सॉल्यूशंस को भी हम मिक्स करते हैं तो यहां से भी जो रिएक्टिंग स्पीशी आती है वो अभी भी हमारे पास क्या रहती है, दैट इज अगेन Cu2+, या फिर उसको कॉपर ऑक्साइड लिखो, ठीक है। सिट्रिक एसिड जानने की जागरूकता बढ़ रही होगी तो देखो दिस इज सिट्रिक एसिड। इस तरीके से इसका फिशर प्रोजेक्शन में ही बना लेते हैं अपन, ठीक है, OH। सो दिस इज सिट्रिक एसिड। अब यहां पे इसका सोडियम पोटेशियम सॉल्ट बोल रहा है तो H की जगह पे क्या लगाना है हमको, Na+, K+, ठीक है। तो खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि यहां से भी जो रिएक्टिंग स्पीशी आ रही है वो क्या आ रही है, यही आ रही है। और इसके साथ पीपीटी जो बनता है वो कैसा पीपीटी बनता है, रेड पीपीटी बनता है। तो ये लगभग फेलिंग जैसे टेस्ट है तो इसको अलग से डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये पीओसी में जो बेसिक है, जो इतना हमको पता ही होना चाहिए, उसका मैंने यहाँ पे आइडिया दिया। कोशिश करो कि इसको अपन पढ़ पाए अच्छे से, ठीक है। बाकी जैसे जैसे ऑर्गेनिक में आगे बढ़ेंगे इसको डिटेलिंग में हम करेंगे ही करेंगे, ठीक। थैंक यू।